इथियोपिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इसमें है माउंटेन हाईलैंड्स, हरे भरे मार्श और सूखे सवाना, और इनके बीच है वो एरिया जिसमें हमें इन सारे स्मॉल अरीना की झलक देखने को मिल जाती है। अवॉश नेशनल पार्क, जिसका एक हिस्सा है डेजर्ट, दूसरा है ओएसिस। और अपने घर की तरह यहाँ रहने वाले एक प्राइमेट की पर्सनालिटी भी उतनी ही डाइवर्स है। ये है हेमरड्रायस बबून। अपने अल्फाज के साथ ग्रुप तरह तरह के हैबिटेट से गुजरता है। पार्क से गुजरते वक्त उनका सामना होता है जमीन से और एक दूसरे से। ये है अवॉश के हेमरड्रायस। एक करोड़ 10 लाख साल पहले पावरफुल जियोलॉजिकल रप्चर्स से अफ्रीका के ईस्ट प्लेन्स के कई हिस्से हो गए थे, जिससे पूरे कॉन्टिनेंट के बीचों बीच एक गहरी रिफ्ट बन गई थी, जो है ग्रेट रिफ्ट वैली। वायलेंट टेक्टोनिक मूवमेंट और वोल्केनिक इरप्शन से बनी इस रिफ्ट में ऐसे एरिया हैं जो हॉस्टाइल भी हैं और खूबसूरत भी। इसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर खड़ा है एक देश जो इन अपोजिंग फोर्सेस का सबूत है। इथियोपिया देश है एक्सट्रीम्स का। यहां पाए जाते हैं माउंटेनस हाईलैंड्स, रिवर वैलीज और एरिड डेजर्ट्स। और हर एनवायरनमेंट के बीच एक अलग प्राइमेट मौजूद है। ये एनिमल्स दुनिया के सबसे अडेप्टेबल एनिमल्स में से एक है। ये सब जगहों पर सर्वाइव करना जानते हैं, डेजर्ट से लेकर स्वैम्पलैंड तक। हर हैबिटेट के बीच के फर्क की झलक उसमें रहने वाले प्राइमेट्स की सोसाइटी में दिख जाती है। एक और एरिया है जहां इन सब को एक साथ देखा जा सकता है। इथियोपिया के बीचों बीच बसा अवॉश नेशनल पार्क एक तरफ एनिमल्स का रेफ्यूज भी है और एक क्रूअल डेजर्ट भी। सूखे मौसम में 1 महीने में 3 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। जमीन धूल भरी और इनफर्टाइल है, जो यहां रहने वाले एनिमल्स को बहुत कम सहारा देती है। पर पार्क के अंदर छिपा है एक सुंदर ओएसिस, एक नेचुरल हेवन जिसे उन्हीं वोल्केनिक फोर्सेस ने बनाया था जिन्होंने आसपास की इनफर्टाइल जमीन को भी शक्ल दी। और यही वो जगह है जहां इथियोपिया का सबसे आइकॉनिक प्राइमेट रहता है, हेमरड्रायस बबून। इनका घर इन्हें सहारा भी देता है और सजा भी। और यही वजह है कि इनके बिहेवियर में डेलिकेटनेस भी है और हॉस्टिलिटी भी।
शांति से मिलजुल कर काम करना और ब्रूटल कंपटीशन दोनों इनकी दुनिया के हिस्से हैं। जैसे ही सुबह होती है, इनके दिन के काम शुरू हो जाते हैं। अल्फा मेल्स अपने हरीम्स की फीमेल्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। हेमड्रायस क्लैन में कई फैमिलीज होती हैं। हर एक में एक डोमिनेंट मेल होता है और हर एक मेंबर एक दूसरे की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होता है। सबसे छोटे मेंबर के लिए नए दिन के आने का मतलब है कि वो अपनी बदमाशी भरी उछल कूद फिर से शुरू कर सकते हैं। पर बड़े अपना काम बहुत ही आराम से करते हैं। फैमिली का ध्यान अल्फा मेल पर ही रहता है और वो अपने नेबर्स के वहां साथ होने को भी टॉलरेट करता रहता है। मेल्स एरियाज को बांटते हैं, पर वो फीमेल्स नहीं बांटते। वो अपनी फीमेल्स के लिए बहुत पॉजेसिव होते हैं और अग्रेसिव भी होते हैं। कई फीमेल्स हर वक्त अल्फा मेल की देखभाल में लगी रहती हैं। पावरफुल मेल 10 साल तक अपने हरीम को संभाले रह सकता है और वो उसकी ताकत ही है जो ये तय करती है कि हरीम पर वो कितने सालों तक रूल कर पाएगा। अगर कोई फीमेल दूसरे मेल की तरफ देखने की हिम्मत भी करती है तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। इस फीमेल के कान पर घाव के निशान और कुछ नहीं बल्कि मेल के गुस्से के सबूत हैं। यहां मेल्स ही रूल करते हैं। इनका एरिया भी इनके जैसा ही मजबूत और एक्साइटिंग है। ज्यादातर बबून सोसाइटीज में रिलेटेड फीमेल्स साथ रहती हैं और नौजवान मेल्स दूसरे ग्रुप्स में शामिल हो जाते हैं। पर हेमड्रायस की बात अलग है। यहां पैदा होते ही मेल्स अपना ग्रुप बना लेते हैं और उसी का हिस्सा बनकर रहते हैं। इनका पूरा सोशल स्ट्रक्चर अल्फा मेल्स पर ही टिका हुआ है। अपने गुस्से से वो ग्रुप को एक साथ रखते हैं। पर इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के लिए
ये प्यार भरी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। देखभाल डोमिनेंस की निशानी है। ग्रुप के उन मेंबर्स को ज्यादा प्यार मिलता है जिनके पास ज्यादा ताकत होती है। तो मेल को खुश रखने के लिए फीमेल को काफी मेहनत करनी पड़ती है। पर जब इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, ये मेहनत तब काम आएगी। किसी भी झगड़े में अल्फा मेल सिर्फ अपनी फेवरेट फीमेल्स को ही बचाते हैं। ग्रूमिंग एक पॉलिटिकल मूव है जो ये तय करता है कि फैमिली में किसके पास पावर रहेगी और किसके पास नहीं। ग्रुप का सिस्टम इस यंग माँ और उसके बच्चे को सेफ्टी भी देता है और टेंशन भी। इस सोसाइटी में बच्चे मिलजुल कर नहीं पाले जाते। बच्चे के जन्म के बाद उसे रेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मां की होती है। और ये भी जरूरी है कि मां हमेशा बच्चे के फादर से लॉयल रहे। हर सुबह लीडर फैमिली को क्लिफ्स में उनके सोने की जगह से नीचे के पार्क में ले जाते हैं। नीचे जाने का खतरनाक रास्ता ऐसी जर्नी है जो पूरे क्लैन को तय करना जरूरी है। अवॉश के बाकी के मुश्किल एरियाज के मुकाबले ये क्लिफ्स इन्हें सेफ रखती हैं। और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट हेमड्राइस क्लैन ही इन्हें एंजॉय कर पाते हैं। वो एनिमल्स जो पार्क के बाहरी बॉर्डर पर रहते हैं, वो एक अलग ही जिंदगी जीते हैं। क्लिफ्स के आसपास है ग्रासलैंड और झाड़ियां। लायंस और जैकल्स जैसे प्रेडेटर्स इस हार्श टेरेन से होकर गुजरते हैं और सूखे के महीनों में 2 दिन से भी कम बारिश होने की वजह से इन एनिमल्स को सिर्फ कार्निवोर्स का खतरा नहीं रहता। सूखे मौसम में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हालांकि यहां थोड़ी बहुत बारिश होती है, पर फिर भी जमीन पानी की कमी दूसरी तरह से पूरी कर लेती है। जिन जियोलॉजिकल शिफ्ट्स और वॉल्केनिक फोर्सेस ने इस रफ लैंडस्केप को बनाया है, उन्हीं से एक और अजीब सी चीज बन गई है। पूरी सेंचुरी लावा धीरे धीरे बहता रहा और ठंडा होता गया। उससे बहुत ही पोरस इग्नियस रॉक्स बन गई। जमीन के नीचे के झरने साल भर इनसे फिल्टर होते रहते हैं, जिससे अवॉश क्लिफ्स के बेस पर एक ओएसिस बन गया है। चाहे साल का कोई भी वक्त हो,
ये एरिया हमेशा हरा भरा रहता है और एनिमल्स को शेल्टर, खाना और पानी देता है। इन क्लिफ्स में कई स्पेशलिटीज छिपी हुई हैं और उतरते ही क्लैन को अपनी फेवरेट डिश मिल गई है। पाम नट्स। हेमोड्रायस बबून्स कई तरह का खाना खाते हैं और ग्रुप का हर मेंबर इन ट्रेजर्ड फ्रूट्स को एंजॉय करता है। क्लैन का रोज का शेड्यूल सही न्यूट्रिशन पर ही डिपेंड करता है। जैसे ही दिन निकलता है, वो खाने की तलाश में अवॉश पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दिन के पहले खाने के बाद बच्चों में नई एनर्जी आ जाती है। इस तरह उछल कूद और खेल के जरिए ये अपनी दुनिया को और करीब से जानते हैं। यही वो जगह है जहां उन्हें अपनी फिजिकल एबिलिटीज के बारे में जानने का मौका मिलता है। क्लैन में कई हरीम होते हैं और हर हरीम में कई नन्हे बच्चे होते हैं। सारे बच्चे साथ मिलकर मजे करते हैं। सब एक दूसरे के साथ कंपीट करते रहते हैं। और इसी तरह ये अपनी क्लाइंबिंग स्किल्स बेटर करते हैं। यानी मजा भी हो जाए और लेसन भी मिल जाए। पर बड़े इस खेल कूद को बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि खाने की तलाश में उन्हें क्लैन के साथ आगे बढ़ना है।
हालांकि क्लिफ्स पर काफी कुछ उगता है, पर हेमेड्रायस बबून्स सिर्फ पाम नट्स पर ही जिंदा नहीं रह सकते। अपनी डाइट के लिए जरूरी ग्रब्स और रूट्स ढूंढने के लिए इन्हें पार्क के ड्राई सेंटर की तरफ बढ़ना होगा। क्लिफ्स को छोड़ना काफी रिस्की हो सकता है। अगर ओएसिस को डिफेंड नहीं किया गया तो हो सकता है कोई और क्लैन उस पर कब्जा कर ले। पर इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हर दिन सुबह ये जल्दी जल्दी खाते हैं ताकि जितना पॉसिबल हो सके ये अपने घर को कम से कम पीरियड के लिए छोड़े। सबसे आगे रास्ता बताते हुए अल्फाज ओपन स्पेस में आगे बढ़ते हैं ताकि इन्हें थोड़ा बहुत नरिशमेंट मिल जाए। पर यहां खाने की तलाश सिर्फ बबून्स को ही नहीं है। वॉर्थॉग्स ऐसे ग्रेजर्स हैं जो जमीन से नीचे की रूट्स खोद कर निकालने में एक्सपर्ट हैं। ये अपने न्यूट्रिशन के लिए सूखे एरियाज को खोदने के लिए ही बने हैं। ये काफी हीट बर्दाश्त कर लेते हैं, जिससे खुद को ठंडा करते वक्त इनके शरीर का कम पानी यूज होता है। और यही वो चीज है जिससे दूसरी अवॉश स्पीशीज इस सूखे हैबिटेट में रह पाती हैं। ऑरिक्स कई दिनों तक बिना पानी पिए भी सरवाइव कर सकते हैं, पर इन्हें ऐसे प्लांट की जरूरत होती है जिनमें इतना पानी हो जिससे ये जिंदा रह सकें। हालांकि ये हर्ड अवॉश के सूखे हिस्से में आराम से है, पर ये ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रुक सकता। इन्हें वेस्टलैंड से निकलकर ऐसे मॉइस्चर रिच प्लांट्स ढूंढने होंगे जो इन्हें नरिश कर सकें। पर सिर्फ मैमल्स को ही मॉइस्चर की तलाश नहीं है। लेपर्ड टॉर्टोइज अवॉश के सूखे हिस्से में रहते हैं, पर ताजा पानी के बिना ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, तो ये हर वक्त इस इनफर्टाइल जमीन पर पानी की तलाश करते रहते हैं। इस हैबिटेट से डील करने के इनके पास कई अनोखे तरीके हैं। इनका ऊंचा डोम्ड शेल सूरज की हीट से इन्हें सेफ रखता है, जिससे ये खाने और पानी की तलाश में ओपन हैबिटेट्स में ज्यादा टाइम बिता सकते हैं। कभी कभी इथियोपिया की हीट इन वेल अडेप्टेड रेप्टाइल्स के लिए भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तब ये झाड़ियों के बीच चले जाते हैं और इनकी ड्रॉपिंग्स में मौजूद बीज शेड और प्रोटेक्शन में उग जाते हैं, और इस तरह नए प्लांट्स का जन्म होता है।
इस तरह नए प्लांट का उगना उन सब के लिए फायदेमंद साबित होता है जो इस मुश्किल लैंडस्केप से गुजरते हैं। और भी बबून फैमिलीज हैं जो सूखे का सामना कर रही हैं। अनूबिस बबून्स प्राइमेट दुनिया के सबसे हार्डिएस्ट कैरेक्टर्स हैं। ये किसी भी हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं और अवॉश डेजर्ट की मुश्किलों का सामना करने के पूरी तरह काबिल हैं। ये कांटों से लेकर झाड़ियों, यहां तक कि छोटे मैमल्स और रेप्टाइल्स को भी खा लेते हैं और एक स्पीशीज के तौर पर इनकी सक्सेस की वजह यही है। यहां तक कि जब सूखे और इनफर्टाइल माहौल में कुछ नहीं मिलता, फिर भी ये खुद को जिंदा रख पाते हैं। ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो अनूबिस बबून्स खा नहीं सकते या खाएंगे नहीं। हर दिन अवॉश के दूसरे एनिमल्स के साथ मिलकर ये खाने की तलाश करते हैं। पर थोड़ा नॉर्थ में जाने पर तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है। एक तरफ ज्यादातर अवॉश रफ और मुश्किलों भरा एरिया है, वहीं इथियोपिया के सिमियन माउंटेन्स हरे भरे और बाउंटीफुल हैं। कई सीधी क्लिफ्स आसमान को छूती हुई खड़ी हैं। इथियोपियन हाईलैंड्स की लंबाई तकरीबन 4,500 मीटर है और इन हाई क्लिफ्स में से पानी हमेशा बहता रहता है, जिससे साल भर ये एरिया हरा भरा रहता है। और इन ऊंची चोटियों के बीच रहते हैं तरह तरह के एनिमल्स। यहां रहने वाले एनिमल्स की जिंदगी अवॉश के एनिमल्स की जिंदगी से बहुत अलग है। यहां न सूखे डेजर्ट है और न ही इनफर्टाइल जमीन। इन पहाड़ों पर इन्हें साल भर खाना और पानी मिलता रहता है और इन पहाड़ों पर रहने वाला हर एनिमल इसी वजह से प्रोग्रेस करता है। वालिया आइबेक्स पहाड़ पर 2,500 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आइबेक्स को जिन प्लांट्स की जरूरत होती है वो सिमियंस के इस एरिया में ही उगते हैं। आइबेक्स को साल भर पानी की जरूरत होती है और उसके लिए वो इस नेचुरल सैंक्चुअरी के ऊपरी हिस्से पर ही डिपेंड करते हैं। वो इथियोपिया का ये हिस्सा दूसरे आइकॉनिक प्राइमेट्स के साथ शेयर करते हैं। जेलाडस सिमियन माउंटेन्स में 1,500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पाए जाते हैं। यही वो जगह है जहां वो हाई प्रोटीन घास उगती है जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। प्राइमेट्स में सिर्फ जेलाडस ही ट्रू ग्रेजर्स होते हैं। टिपिकल बबून्स के बजाय उनकी डाइट कैटल जैसी ज्यादा होती है। अपने बॉटम्स पर शिफ्ट होकर आगे खिसकते हुए और अपने हाईली अपोजेबल थम्स से घास तोड़ते हुए ये दिन भर इथियोपिया के हाईलैंड की ऊंचाइयों पर खाना तलाश करते रहते हैं। जेलाडा और हेमाड्रायस के डेली शेड्यूल में बहुत फर्क है।
एक एनिमल अपने पहाड़ों के प्लेंटीफुल हैबिटेट की आराम भरी जिंदगी एंजॉय करता है, वहीं दूसरे को अपने मुश्किल एरिया में दिन भर स्ट्रगल करना पड़ता है। अवॉश के दो चेहरे हैं। ये एक डेजर्ट भी है और एक ओएसिस भी। ये इग्निस रॉक्स उस झरने के पानी को फिल्टर करती हैं, जो साल भर अवॉश इनहैबिटेंट्स को सपोर्ट करता है। इन मार्शेस से नदियां बनती हैं, जो पार्क में जाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाती हैं। और यही वो एरिया है जहां एक और शांत सी प्राइमेट स्पीशीज पाई जाती है। ग्रिवेट मंकीज सिर्फ घने जंगलों वाले एरियाज में और ऐसी जगह सरवाइव कर पाते हैं जहां पानी लगातार बहता रहता है। मतलब ये पार्क के स्वैम्पलैंड के आसपास ही रहते हैं और अवॉश के बीच वाले हिस्से में नहीं जा पाते। ये अपना ज्यादातर वक्त पेड़ों पर बिताते हैं और सिर्फ पानी पीने के लिए नीचे आते हैं। नदी के आसपास बहुत सारे खतरे मौजूद हैं। जिस नदी के किनारे पर ग्रिवेट मंकीज रहते हैं, वो एक बड़े से प्राइमोर्डियल प्रेडेटर के शिकार करने का एरिया है। ये है नाइल क्रोकोडाइल। मंकीज अपने छोटे साइज की वजह से आसानी से शिकार बन जाते हैं, इसलिए पानी के पास होने वाले खतरों से बचने के लिए वो अपने शार्प सेंसेस पर डिपेंड करते हैं। हाइपर अवेयरनेस की स्टेट में रहकर प्रेडेटर के पास आने से पहले ही ये नोटिस कर लेते हैं कि वो आ रहा है और ये जल्दी से पेड़ों की सेफ्टी के बीच भाग जाते हैं। पेट भर खाने के बाद हेमेट्रायस जल्दी जल्दी अपनी क्लिफ्स पर लौट जाते हैं। और इस क्लैन के लिए वापस लौटना जश्न मनाने की वजह बन गया है। क्योंकि क्लिफ्स पर और किसी दूसरे बबून ग्रुप ने ऑक्यूपाई नहीं किया है। अब जब अल्फा अपने पूरे ग्रुप को सेफली घर ले आए हैं, ये कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं।
अब माएं अच्छे से अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। फीमेल्स हर 24 महीनों में बच्चे को जन्म देती हैं और बीच का वक्त वो अपने बच्चों की सुरक्षा और देखभाल करने में बिताती हैं। दो साल के होने के बाद बच्चे इंडिपेंडेंट होकर इधर उधर घूमने लगते हैं। क्लैन के सारे यंगस्टर्स के लिए क्लिफ्स पर लौटना यानी फन टाइम और अपने घर की सिक्योरिटी में लौटने के बाद तो इनका खेलना कूदना जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। ये मासूम से दिखने वाले झगड़े और कुछ नहीं बल्कि इनकी क्रूअल टेंडेंसी के सिग्नल्स हैं। मेल्स की फाइटिंग एबिलिटी और उनके एग्रेशन से उनकी सोशल स्टैंडिंग का फैसला होता है। यानी इन्हें अपने शुरुआती सालों में खेल खेल में की जाने वाली लड़ाई में माहिर होना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल ही हरीम पर रूल कर सकेगा। कमजोर मेल्स के लिए साथी ढूंढना काफी मुश्किल काम है। और अल्फाज के लिए फीमेल्स की लॉयल्टी उनका फैसला नहीं बल्कि उनकी मजबूरी है। और बाकी मेल्स को भी अल्फा और उसके हरीम्स की पूरी इज्जत करनी पड़ती है। अगर नहीं की तो हो सकता है ताकत को लेकर जोरदार मुकाबला हो जाए। कमजोर मेल्स के लिए मेट करने का एक ही तरीका है, चुपचाप अल्फा की नजरों से दूर या किसी लड़ाई में किसी डोमिनेंट मेल को हराकर। इनका घर बहुत ही डिफिकल्ट एरिया में है और इसी वजह से हैमड्रायस एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इनके सोशल स्ट्रक्चर में होने वाली स्ट्रगल्स इनके लिए जरूरी होती हैं।
नॉर्थ में रहने वाले इनके पड़ोसी जिलाडास एक बिल्कुल ही ऑपोजिट एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये ऐसी जगह है जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं और इसीलिए इनके सोशलाइज करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। जहां एक तरफ हेमड्रायस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी साथ रहते हैं, वहीं जिलाडास ने अपने ग्रुप को साथ रखने का कोई और तरीका चुना है। यहां मारपीट का रास्ता नहीं अपनाया जाता, यहां तो काम चलता है प्यार से। जिलाडा की दुनिया में फीमेल्स रूल करती हैं। फीमेल्स ही मेटिंग डिसीजंस लेती हैं, जिससे पूरे ग्रुप का पावर डायनामिक्स शेप लेता है। ये तय करती हैं कि अल्फा मेल्स को पावर देनी है कि नहीं। यानी फीमेल्स को इंप्रेस करने की बारी मेल्स की होती है। यहां अल्फा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ना होकर शांत जेंटल केयर टेकर होता है। बीस लाख साल पहले सबसे कॉमन बबून स्पीशीज जिलाडा के फोरफादर्स थे, जो सब सहारन अफ्रीका की हरी भरी घास खाने के लिए बने थे। जैसे जैसे मौसम ड्राई होता गया, वैसे वैसे ये घास सिर्फ इथियोपियन माउंटेन्स की चोटी पर ही पाई जाने लगी और नीचे उसकी जगह अफ्रीकन सवाना के ड्राई ग्रासलिंग्स ने ले ली। सवाना बनने के बाद हेमड्रायस बबून भी यहां आ गए। इथियोपियन माउंटेन्स की चोटियों को छोड़कर उन्होंने सब जगह जिलाडास को रिप्लेस कर दिया। आज ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक को उनका विशाल माउंटेन हैबिटेट सपोर्ट करता है और दूसरी मुश्किल सवाना में जीने की कोशिश करती है। पहली स्पीशीज की हेड फीमेल्स होती है और दूसरी की डोमिनेंट मेल्स। एक पीस के साथ रहना पसंद करती है और दूसरी यकीन करती है वायलेंस में। जब दो हेमड्रायस क्लैन्स जगह के लिए लड़ते हैं, तब उनका वायलेंस देखते ही बनता है। अवॉश क्लिफ्स के बेस में एक दुश्मन ग्रुप आ पहुंचा है। यहां रहने वाले अल्फाज भी तैयार हैं।
हमला करने के लिए। स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को मुकाबले के लिए बुलाया गया है। सब बहुत टेंस्ड है और बैटल शुरू होता है। हैमड्रायस के झगड़े खून खराबे भरे होते हैं। पर झगड़ा ज्यादा देर तक नहीं चला। यहां रहने वाले स्ट्रॉन्गर क्लैन ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और एक बार फिर क्लिफ्स में शांति है। बैटल जीतने के बाद और ओएसिस को सिक्योर करने के बाद हैमड्रायस फैमिलीज अपने सोने की जगह की तरफ बढ़ चली हैं। अब इनकी टेरिटरी सेफ है। अवॉश में अपने घर को बचाने के लिए मिलकर की गई लड़ाई हैमड्रायस बबून्स के आपसी रिश्तों को मजबूत करती है। हर दिन पाक के चैलेंजेस को फेस करने के लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। पर इन्हें जो इनाम मिला है उसके लिए इतनी मेहनत और कोशिश भी कम है। अब हरीम के सारे मेंबर्स आराम कर सकते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी सोने की जगह अब पूरी तरह सेफ है। शाम हो चुकी है और इन माउंटेन्स के अपने सेफ एरिया में लौटकर ये भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह अवॉश का एक और दिन खत्म होता है। इथियोपिया में तरह तरह के वाइल्ड लाइफ किंगडम्स पाए जाते हैं, जिनमें दुनिया की कुछ सबसे यूनिक और फेमस स्पीशीज रहती हैं। यहां रहने वाले प्राइमेट्स अपने हैबिटेट्स की तरह ही डाइवर्स हैं।
अवॉश नेशनल पार्क में ये सारी वैरायटी हमें एक एरिया में ही मिल जाती है। और क्लिफ्स के ऊपर का ओएसिस ऐसा हीरा है जिसे पाने के लिए एनिमल अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसी जगह है जिस पर सबसे पावरफुल हेमेड्रायस क्लैन ही रूल कर पाते हैं। यहाँ रहने वाली क्लैंस की जिम्मेदारी उनके अल्फाज की होती है और फैमिली के लिए सही खाना ढूंढने के लिए उन्हें पूरे पार्क का चक्कर लगाना पड़ता है। हर हैबिटेट की छानबीन करनी पड़ती है। इनके लिए एक ही लैंडस्केप में रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए ये दो एरियाज में बटे रहते हैं। ये मिलन है प्यार और नफरत का, जिससे ये दुनिया का ऐसा फोर्ट्रेस बन गया है जो जेनरस भी है और मुश्किल भी। जमीन और एक दूसरे से इनकी रोज की स्ट्रगल्स से हमें एक फैसिनेटिंग सोसाइटी की झलक मिलती है। ऐसी सोसाइटी जो कॉन्फ्लिक्ट्स, विक्ट्री और सीक्रेट्स के लिए जानी जाती है।